गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं SK उपाध्याय आपके सामने 11th क्लास के बच्चों के लिए ओके फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, व्हाई केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ और व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन एकेडमिक्स और इन आवर कैरियर। ओके, अब हम लोग उसके बाद लॉज को पढ़ना शुरू किए। ठीक है ना। पहला लॉज क्या था? पहला लॉज क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओके। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों। फोर्थ लॉ क्या है? गैलुशैक लॉ। गैलुशैक लॉ है ना। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ या हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस। समझिए बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं। ये लॉ जो हैं वो कब बने? यानी डाल्टन्स ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया उसको ये क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे, है ना। उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इन लॉ को हम तभी समझेंगे बढ़िया से जब डाल्टन्स की थ्योरी को पढ़ेंगे और एटॉमिक मास को पढ़ लेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा मोल्स के बारे में समझ लेंगे, तब इनको समझना ज्यादा बेहतर होगा। ये लॉज जो हैं वो तभी समझा जाएगा बेहतर जब हम डाल्टन्स की थ्योरी को ठीक से देख लें और एटॉमिक थ्योरी जो था डाल्टन को, उसमें जो इक्वेशन आएंगे वो इन दोनों से कैसे जुड़े हैं मैं बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग मोल को देखेंगे तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्लियर होना चाहिए, गैलुशैक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें हैं जो यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है ना। तो अगर हम उसको अभी हम उसको करके उसके बाद इसको करते हैं तो हमको फायदा होगा, क्योंकि इन सब को समझने में बहुत इजी होगा। लेकिन अगर इसको कर लेते हैं फिर उधर जाते हैं तो समझ में तो आएगा, लेकिन उस तरह का एक फ्लुएंसी जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग में, वो चीज नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों इन सबों को तो हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी के बाद में, एटॉमिक मास के बाद में, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप नए हो, है ना। आपको 11th का कोर्स जो है नया मगअप करना है। तो ओके, हम लोग पहले क्या करते हैं? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले एटम्स के बारे में क्या होता है? सबसे पहले यानी एटम्स, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले 1600 BC में हमारे इंडिया में एक महर्षि थे, उनका नाम था कणाद, है ना। उनका नाम था कणाद। उन्होंने पहली बार कहा था कि परमाणु एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है और वो क्या होता है? डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है। तो ये कब दिया गया था? 1600 BC में। ठीक है। और भी इसके बाद बहुत सारी कोशिशें हुई एटम के बारे में। बहुत बाद में डाल्टन्स नाम के ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल, है ना। वो फिर से डिवाइड नहीं हो सकता है,
फिर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो होने को तो बहुत पहले हमने दिया था, लेकिन हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थे, हमारे पास उस तरह के साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, इसलिए डाल्टन को क्या कहा गया, परमाणु के बारे में सबसे पहले उसका नाम आता है। अदरवाइज एटम के बारे में जो इंटरनेशनली जो होता है साइंटिफिक वे में, हमारे महर्षि कर्णाद का नाम आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और भी देखो बच्चों, ये डाल्टन और महर्षि कर्णाद से पहले हम लोग क्या कहते थे, हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि क्षितिजल गगन पावक समीरा इन 5 तत्वों से बने शरीरा, है ना। क्षिति मतलब धरती, जल मतलब वाटर, गगन मतलब क्या हो गया, गगन मतलब स्काई, उसके बाद फिर पावक मतलब क्या हो गया आपका, आग यानी फायर, है ना। ये 5 सब्सटेंस क्या क्या हो गए, धरती हो गई, है ना, आकाश हो गया, जल हो गया, पावक हो गया, ठीक है ना, ठीक, और एयर हो गया। इन 5 एलिमेंट्स माने 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ था, ये पहले कहा जाता था। लेकिन उसके बाद फिर महर्षि कर्णाद ने ये बताया कि नहीं, परमाणुवाद उन्होंने दिया, ठीक है ना, एटम को पहली बार डिफाइन किया। उसके बाद फिर ग्रीक एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो हम लोग देखते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स ने क्या कहा था। ठीक है बच्चों, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, समझो बच्चों। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, डाल्टन ने कहा कि मैटर जो होता है ना, मैटर इज मेड ऑफ smallest non divisible particle। ठीक है, हम लोगों ने पहली बार कहा, हमने नहीं, डाल्टन्स ने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल, है ना। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा द एटम पार्टिकल, इसी को उन्होंने नाम दिया एटम, इसी को उन्होंने एटम कहा, ठीक है। द एटम ऑफ एनी substance are in identical nature, ये क्या हुआ बच्चों, इसके कहने का मतलब है कि शेप, साइज, ठीक है, और मास, सभी एटम का एक ही सब्सटेंस, द एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस, या द एटम ऑफ अ सब्सटेंस कहा जाए, ऑफ अ सब्सटेंस तो ज्यादा बेहतर है, ऑफ अ सब्सटेंस आर ओके, आइडेंटिकल नेचर कैसे होगा, यानी शेप, साइज, मास उसका एक जैसा रहेगा, एक सब्सटेंस का, ठीक है, एक सब्सटेंस का शेप, साइज एक जैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड क्या होता है, एटम is neither created nor destroyed, ठीक है।
एटम क्या होता है, नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इसको क्या नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। ओके, ये हमारा थर्ड हो गया। ये हो गया, हमने कहा एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कहां नॉर डिस्ट्रॉयड, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम नहीं क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने लिखा। ठीक है, आपने लिखा। अब इसको मिटाता हूं, इसको रब करता हूं। बच्चे सभी लोग जल्दी से लिख लो, जल्दी। ओके बच्चों, यानी एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब इतना तो हो गया, मैं इसको क्या दूं, अगर इसको मैं रब करता हूं तो कोई परेशानी नहीं है। चलो बच्चे रब कर लो। तो ऐसे आप लिख सकते हो पॉज करके भी या फिर स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 3, फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, एटम ऑफ डिफरेंट substances are indifferent in nature, are indifferent। ठीक है ना, वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस का एटम एक तरह का होता है, दूसरे सब्सटेंस का एटम उस जैसा नहीं रहता है। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूं बच्चों। एक लास्ट है, लास्ट क्या है, लास्ट क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स टेक्स पार्ट। ओके, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एटम्स takes part in chemical reaction, ठीक है बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि एटम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग जब बोलेंगे, सपोज हम लोग, इसको मिटाता हूं बच्चे, हम लोग जब बोलेंगे कि ए, हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी के साथ रिएक्ट करता है, ए बी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सी। तो ए मींस क्या, ए का एटम बी के एटम से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सी बनाएगा। ठीक है, यानी एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये है बच्चों। ओके, तो सभी कुछ समझ में आ गया। एक सब्सटेंस का एटम दूसरे सब्सटेंस के एटम से डिफरेंट होता है। ठीक है, एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है बच्चों, पहला क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। पहला होता है एटम जो होता है, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एटम एक सब्सटेंस का जो होता है वो आइडेंटिकल नेचर का होता है। थर्ड क्या होता है भाई, थर्ड क्या होता है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। फोर्थ क्या होगा भाई, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा कि एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ क्या हो सकता है भाई, कि एक एटम दूसरे सब्सटेंस के एटम से डिफरेंट होता है। ओके बच्चों, यही हमारे 5 पोस्टुलेट्स हैं। अब ये पोस्टुलेट्स केमिकल रिएक्शन, अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, जो कैलकुलेशन करेंगे वो कुछ के लिए हम लोग का क्या होता है,
एक लॉ में इसको पिरो दिया जाता है और उस लॉ को फॉलो करता है, बट सभी लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए डाल्टन्स के थ्योरी को हम लोग क्या कर दिए, कुछ दिन के बाद डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है ना। यानी ये थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली इसी ने पूरी केमिस्ट्री को आगे की ओर बढ़ाया, बट एक समय तक आफ्टर दैट न्यू थ्योरीज हैज कम, ओके। उसके बाद नई थ्योरी के साथ हमारा नया कैलकुलेशन चलने लगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके बच्चों, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास को डाल्टन्स नहीं दिया था, डाल्टन्स नहीं बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास को, उसको समझो। जब डाल्टन रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे एलिमेंट अननोन थे, है ना। हम लोग क्या जानते थे, बहुत कम एलिमेंट के बारे में जानते थे, ठीक है। तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या होता है बच्चों, देखो तो रिलेटिव एटॉमिक मास। उसने कहा किसने कहा, डाल्टन्स ने कहा कि कोई भी एलिमेंट के मास को कैसे मेजर किया जाए, एक बहुत बड़ी बात थी, कैसे मेजर किया जाए। तो डाल्टन्स ने बताया कि हाइड्रोजन के एटम से जितना टाइम्स वो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। डाल्टन्स ने कहा कि हाइड्रोजन के एटम्स के जितना टाइम्स वो होगा एटम किसी भी एलिमेंट का, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ठीक है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास उसने क्या कहा, एटॉमिक मास ऑफ any element by one atomic mass of हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया, ये सबसे पहला रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने दिया, रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन दिया, ठीक है। अब रेस्पेक्ट कुछ दिन के बाद उन्होंने दिया रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पेक्ट ऑफ, बेटा हाइड्रोजन को जब भी लिखो तो यहां पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, या फिर अगर आपको इसमें थोड़ा सा एटॉमिक लगता है ना तो ऐसे लिख दो ना, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, चलो एक जैसा नहीं रहेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं। रेस्पेक्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या बताया, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, या मास ऑफ ऐसे यहां पे भी इसको कर दो, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब अच्छा हो गया, ठीक है ना। ये O2 के रेस्पेक्ट में क्या बताया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। बाई किसके साथ भाई, मास ऑफ 1/16, देखो बच्चों 1/16 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है। रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये रेस्पेक्ट ऑफ O2 हो गया, ठीक। अब ये तो थे, लेकिन इसके आइसोटॉप्स थे, यानी बहुत दिन तक ये चला नहीं। 1961 में
1961 में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया कि कितना टाइम्स बड़ा या छोटा लेना है, वो किसका लिया जाए, तो C12 का लिया जाए। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का भी आइसोटॉप है, ऑक्सीजन का भी आइसोटॉप है, तो इसलिए हमारा एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास जो था वो ऊपर नीचे होता था। लेकिन C12 आइसोटॉप तो एक ही होगा, है ना, तब फिर वहां हम लोगों का नहीं गड़बड़ाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लिए हो आप। ओके आगे चलें। चलिए, यानी 1961 में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इंटरनेशनली क्या एक्सेप्ट किया गया देखते हैं। इन 1961 ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट किया गया देखो तो बच्चे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्या हुआ देखो, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ एटम ऑफ एनी element by 1/12 into mass of C12। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मास ऑफ C12 ऑफ एटम, मास ऑफ C12 ऑफ एटम। ओके, तो बच्चे जल्दी से इसको लिख लो, मास ऑफ C12 ऑफ एटम, यानी C12 के 1/12 ऑफ C12 के कितना टाइम्स बड़ा हो वो क्या कहलाता था, रिलेटिव एटॉमिक मास। कब से, 1961 से। उससे पहले जो भी हम लोग RAM निकालते थे उसमें थोड़ा हौच-पौच आता था। ठीक है बच्चे, उसमें क्या आता था, हौच-पौच आता था, यानी ऊपर नीचे थोड़ा होता था। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग तो देख लिए रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है, चलो देखते हैं AMU क्या होता है। ठीक है, चलो AMU सभी को पता होगा, ये सब 10th क्लास में आप पढ़े होगे हो सकता है। ठीक है, ये सब 10th क्लास में पढ़े होगे। चलो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होता है बच्चों AMU, है ना। देखो AMU क्या होता है, इट इज द मास of C12 atom, इट इज द मास ऑफ C12 एटम, है ना। C12 एटम का ये मास होता है। ठीक है, C12 एटम का मास होता है। अब जब इसको 1 AMU को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, 1 AMU को, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 AMU को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। ठीक है बच्चों। अब अगर इसको केजी में एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ठीक है, ये समझ गए क्या हुआ, ये AMU हुआ। ठीक है, ये AM हुआ। ये लगभग किसके बराबर है, या C12 एटम के न्यूक्लियन, C12 एटम के न्यूक्लियन के बराबर है, यानी 1 न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम मास, ये वाला जो, ठीक है ना, 1 न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम मास, ये वाला है। ठीक है,
तो ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने इतना कुछ देखा है, इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग मोल शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चों, हम लोग इसके बाद मोल शुरू करेंगे। ठीक, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अच्छा अरे यहाँ पे केजी होगा बच्चों, यहाँ पे ग्राम नहीं, केजी, ये केजी होगा। ओके, इसको देख लेना। और यहाँ पे 1/12 होगा जी, 1/12 इंटू C12 एटम। ओके, और AMU हो गया कितना ग्राम के बराबर, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। और केजी में जब लेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर। ओके, ये वन न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम। ओके, ये वन न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम का मास है ना, एटम का मास। ओके, तो अभी हम लोग यहां पे रखते हैं, कल मोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखना मोल के बाद जब हम उस इक्वेशन को आगे यानी 3-4 लॉ जब हम छोड़े हैं उसका एग्जाम्पल और उससे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा कितना इजी समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो अभी इस लेक्चर को सभी लोगों ने समझा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही समझो आप, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और क्या करो, शेयर करो जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, ओके।